डॉक्टर महेश चौधरी, गौरव रजावत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। तो डॉक्टर साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, लाइफस्टाइल पर ही इतनी ज्यादा बात हो रही है, मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी से आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लाइफस्टाइल, इसका एक थंब रूल क्या होना चाहिए, लोगों को क्या ऐसा फॉर्मूला जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं, लाइफ में जो बीमारियां आज बहुत ही कॉमन हो गई हैं उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो सबसे बड़ा जो अहम रोल है हमारी बॉडी को खराब करने का, वो है बाहर का फास्ट फूड। हम लोगों को सबसे पहले फास्ट फूड को बिल्कुल ब्रेक लगाना चाहिए और अपने घर का बना हुआ भोजन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शरीर है, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हम लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं और ये हमारा जो साथ देने वाला है वो हमारा शरीर है। मगर लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है कि जो मन करता है वही हम खाते हैं, क्योंकि जैसे गाड़ी अगर कोई डीजल की गाड़ी है तो वो पेट्रोल से नहीं चल सकती, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी हम लोगों को ये करना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है बाहर के फास्ट फूड से नहीं चलेगी। हम लोगों को अपनी दिनचर्या चेंज करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो गाड़ी सीधी होगी जी। इसी प्रकार से अगर अपनी बॉडी में हम लोग जो बाहर का फास्ट फूड खाएंगे तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। और मैं ये देख रहा हूं, मैं 15 साल से अपना अस्पताल चला रहा हूं और इस प्रैक्टिस भी कर रहा हूं अपने साथ साथ, तो मैं देख रहा हूं कि यंग जनरेशन जो 25 से 30 साल की 35 साल की उम्र में और बच्चे अपनी जान को दे बैठ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं। जितने भी युवा बच्चे हैं, चरस, गांजा, अफीम, दारू, शराब, बियर जो भी है, इनकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान दें, उनको गलत सोहबत के लोगों के साथ न बैठने दें, उनके ऊपर पाबंदी करें। जैसे बच्चा स्कूल से निकला है, स्कूल की छुट्टी 2 बजे हुई, तो उसके बाद अगर वो 4 बजे घर पे आ रहा है तो उसे पूछना चाहिए कि 2 घंटे आपके कहां गए। अगर जब तक आप अपने बच्चों पर घर से ही अंकुश नहीं लगाएंगे तो आज बच्चा आपका 2 घंटे के लिए गायब है, कल 3 घंटे के लिए गायब होगा और उसके बाद वो गलत बच्चों के साथ में रहेगा और उसी जनरेशन के साथ साथ नशे का सेवन करने लगेगा और फिर वही हरकतें करेगा जिन हरकतों के ऊपर अंकुश लगाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की नेतृत्व में जो हम कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ी है, तो ये भी इन चीजों पर भी रोक लग सकती है अगर परिवार के लोग बच्चों पर अंकुश लगाएं तो। प्रजावत जी, मैं ये जानना चाह रही हूं कि बीजेपी एक बार क्या फिर से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर आ गई है क्या? आपने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर आ रही है। बीजेपी ने कभी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स छोड़ी ही नहीं थी, क्योंकि आपने देखा है कि हिंदू समाज को लेकर जितनी जो प्रचार दुष्प्रचार अन्य पार्टियों के द्वारा किया गया, हमेशा हिंदू संस्कृति पर, हिंदू सभ्यता पर आघात किया गया। चाहे पुरातत्व काल में मुगलों ने नालंदा तक्षशिला को बर्बाद किया हो, जहां से इस पूरे विश्व की संरचना हुई हो, तब भी बचाने के लिए। और आज उस युग में देखा गया जहां अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र का रिजल्ट कल ही आपके सामने था, वो शिवाजी जिन्होंने स्वराज की स्थापना के लिए महाराष्ट्र से और पूरे देश के अंदर मुगलों का सामना किया, वहीं आज उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की घटना है संभल की, जहां न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन एक विशेष समुदाय का द्वारा किया जा रहा है। तो आप सोच सकती हैं कि अगर उसका अनुपालन कराना हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, तो हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है और करती रहेगी। तो संभल में इस तस्वीर के पीछे कौन है? संभल में इस तस्वीर के पीछे वही है जो समर्थन करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का, जो समर्थन करते हैं उस इस्लामिक सोच का, दमनकारी नीति, दमन के साथ साथ जो हिंदुत्व को दमन करने का काम करते हैं और हिंदुओं को चेताने का काम करते हैं। आपने देखा कि वोट जिहाद के बाद जब महाराष्ट्र में करवट ली हिंदू और सनातनी परंपरा के अनुयायियों ने, जो धराशायी कर दिया, चाहे वो शरद पवार के वो मंसूबे हो जो अपना
पापोती समझते थे महाराष्ट्र को। या मैं तो नमन करता हूं, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ पैक्ट करना पड़ा तो मैं अपनी राजनीतिक पार्टी को बंद करना जरूरी समझूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ पैक्ट नहीं करूंगा। उनके बेटे ने जो किया उसके बाद महाराष्ट्र की देवतुल जनता ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज बता दिया कि आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है और भारत की जनता की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। आप अभी बात कर रही थी, मैं सुन रहा था कि महिलाओं के अवेयरनेस की बात हो या महिलाओं के सशक्तिकरण या उनके सम्मान की बात हो। क्या हुआ था इस देश को 70 साल, जहां देश के प्रधानमंत्री की महिला थी या उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला रही, जिन्होंने आज तक नागरिक शक्ति वंदन अधिनियम का सोच भी इस देश के सामने प्रमाणित नहीं कर पाई, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आपने किया कि हम तो कहते हैं ना कि यत्र नारी यत्र पूजन्ते रमणते तत्र देवता, हम तो उसी का अनुपालन करते हैं। कहा नारियों की पूजा होती है और देवता विराजमान होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात, युवाओं के स्वाभिमान की बात, किसानों के उत्थान की बात के साथ इस भारत के निर्माण की बात करेगा। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है, आपने अभी कुछ देर पहले सुना भी होगा, आपके चैनल पे भी चल रहा है कि इस देश को वक्फ बोर्ड की ना कभी जरूरत थी ना है और ऐसे बोर्ड का होना भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो वक्फ बोर्ड के लिए अब आप लोग मुखालफत करने वाले हैं क्या? मैं क्या, हर सनातनी को मुखालफत करनी चाहिए। आप बताइए ना, पूरे भारत के अंदर इतने इस्लामिक देश हैं, कहीं वक्फ बोर्ड के नाम का भी जिक्र है? 1995 का वो वक्फ का संशोधन एक्ट जो कांग्रेस लाती है, जहां ये कह देती है कि किसी हिंदू को जमीन पर आप वक्फ बढ़ा दीजिए, आपको साबित नहीं करना, उसके लिए वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता, उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। ये ट्रिब्यूनल में जाएगा और वो साबित करेगा कि साहब उसकी जमीन है। ये कहां का कानून है भैया, ये बताएं हमें। आपकी ये बातें ये संदेश देती हैं, लोग कुछ मानते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी, ऐसा है क्या? क्योंकि खुद पीएम मोदी तो कहते हैं कि अंत्योदय योजना, देखिए तो भारत में हर इंसान का, जो भी किसी भी धर्म के लोग हैं, सबका हक तमाम योजनाओं पर है। पिछली बार चुनाव में भी ये कहा कि कोई योजना कहीं पर भी कोई भेदभाव करती है क्या? फिर आपकी इस तरह की बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है ना इन दोनों बातें। भारत को नियमित क्या पढ़ाया गया कि सिकंदर महान थे, लेकिन जिस चंद्रगुप्त ने सिकंदर को हराया वो महान नहीं थे। भारत को क्या पढ़ाया गया कि भारत के अंदर आपने देखा, आपने कहा कि हम मुस्लिम विरोधी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं आप मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपकी ऐसी बातें ये संदेश देती है, लोग ये कहते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी। उस संदेश को वो लोग समझना चाहें तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अब्दुल हमीद जिसने पैटर्न टैंक जला डाले, अशफाकुल्लाह खां जिसकी मूर्ति को धोकर पीने का काम मैं खुद करना चाहता हूं, गौस खान जैसे मुस्लिम जिन्होंने कहा कि झांसी की रानी जब तक इस तन पे दुर्जय शीश रहेगा अंग्रेजों का झंडा इस महल पे नहीं फहरेगा, ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने इस देश को न्यूक्लियर पावर बनाया, हम स्वयं चरण वंदना करके उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बुरहान वानी अजमल आमिर कसाब की बात करोगे और कहोगे इस घर हर घर से अफजल निकलेगा, तो हमेशा कहेंगे हर घर से अफजल निकलेगा, हम अफजल को मारेंगे और जिस कोक से अफजल पैदा होगा उस कोक को भी पल्ले नहीं देंगे। इस देश के अंदर हमने सम्मान किया। आपने पता है अशफाकुल्लाह खान ने क्या कहा था कि आखिरी आरज़ू है मेरी कि वतन काहत को कोई कफन न रख दे। तो ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना हमारी नियमित प्रक्रिया में है। लेकिन आप बुरहान वानी की बात करोगे, अजमल आमिर कसाब का समर्थन करोगे, तो फिर क्या करेंगे? जैसे या तो हमें छेड़ना नहीं और छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे। ये विषय बिल्कुल क्लियर रहेगा और हिंदुत्व अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि हम जिनके अपना अनुयायी जिनका अनुसरण करते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि दे दो हमें 5 ग्राम, धर लो अपनी धरती का माम, हम इसमें करके खाएंगे पर जन से बैर ना लगाएंगे। लेकिन दुर्योधन जी भी दे ना सका। तब उन्होंने कहा कि दुर्योधन याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष महाभीषण होगा। ये राजनीति रक्त विहीन युद्ध है, लेकिन इस युद्ध की पराकाष्ठा को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का जो पहला नियम है, उसका यह संकल्प है कि अगर हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करोगे तो जवाब देंगे, लैंड जिहाद बफ से करोगे तो जवाब देंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप हमसे जय श्री राम कहोगे तो हम अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। ये पहला प्रावधान है। अगर आप जानती हैं, अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो कृष्ण सुदर्शन नहीं उठाते, अगर माता सीता का अपहरण नहीं होता तो रावण का विध्वंस नहीं करते। अभी कुछ देर पहले संजय निषाद जी इस मंच पर उपस्थित थे। इस देश की पराकाष्ठा और की परिकल्पना कभी आपने सोची है कि इस देश के अंदर जो जाति का घूंट इस मुगलिय सल्तनत ने फैलाया था कि हमें जातियों में बांट दिया गया? वहीं आपने देखा है कि कहीं किसी देश का या हमारे देश के प्रधानमंत्री का जब शपथ ग्रहण होता है तो हमारा जो एक हम जिसको आमंत्रित करते हैं वो किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है। लेकिन भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो सबसे पहले किसको आमंत्रित किया गया पता है आपको? निषाद राज केवट को। अगर वहां जाति होती तो केवट जी को कभी भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वहां कभी बुलाया नहीं जाता।
ये देश हमेशा अनुसरण करेगा। और हम तो उनमें से हैं कि हम तो 9 देवियों को 9 कन्याओं को पूजते हैं, तो हम तो कहते हैं इस शरीर की रचना को जातिगत नाम देने का काम अगर वो करेंगे तो हम मस्तिष्क से ब्राह्मण हैं, हम पेट से वैश्य हैं, हम हाथ से क्षत्रिय हैं और सेवा के माध्यम में शूद्र हैं, इसीलिए हम हिंदू हैं। तो हिंदू कहता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई मुसलमानों को बीमारी हो जाए, हमने तो कभी नहीं कहा कि भैया मुगलों को पैरालाइज होता है, हमने तो नहीं कहा। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन सोचिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे भैया तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी ठीक हैं तो मैं मानता हूं ठीक होंगे, लेकिन 5 टाइम ये सुनाओगे कि मेरे पिताजी ठीक है बाकी के पिताजी खराब है, तो कब तक चुप बैठेंगे? कभी ना कभी तो जवाब देंगे ना। तो अगर इस जवाब देने का काम, अगर वो कहते हैं कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, तो हिंदू सभ्यता के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए और हिंदू विचारधारा की पुनर्रचना के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये देवतुल्य नेतृत्व जो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, पहले जब मैं आपके चैनल पर पिछली बार था तो मैंने कहा था, साक्षी जी आपकी जगह पर उपस्थित थी, तो ये उत्तर प्रदेश ना पहले गुंडाइयों का प्रदेश था, अराजकता का प्रदेश था, फिरौती माफियाओं का प्रदेश था। आज उत्तर प्रदेश में जो तानाशाह थे ना, हम कहते हैं ना कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार और खबरदार चौकीदार। तो नियमित तौर पर मैं आपके चैनल के सामने से कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, जिनने मेरी बहनों की आंखों से आंसू निकालने का काम किया था ना, आप उनकी पत्नियां रो रही हैं और सरेंडर करने को घूम रही हैं। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मजलूम का हाथ जवाब दे या ना दे, लेकिन उसकी आत्मा की जो बद्दुआ है वो एक दिन जवाब देती है। और आत्मा की बद्दुआ जब भगवान ने सुनी तो योगी जी को नेतृत्व दिया, और योगी जी को जब नेतृत्व दिया तो उनने करके दिखा दिया कि अगर अपराध इस चौराहे पर करोगे तो अगले चौराहे पर बढ़िया वाला प्रबंध करेंगे। ज्यादा बड़ा अपराधी होगा तो अपराध सत्य करेंगे, और छोटा होगा तो पैर में निशान ये उत्तर प्रदेश की देवतुल्य पुलिस देगी। ये हमारा नेतृत्व है, और ये नेतृत्व, हमारा नेतृत्व कब बना? जब भारत की जनता की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता और जनार्दन ने दिया, और जब आशीर्वाद रूपी ऋण हमें दिया है तो इस ऋण को चुकाने का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं फिर से हम हेल्थ के मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाएं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिशाएं हैं जिन पर आप इस वक्त बैठे हुए बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रही हूँ पॉल्यूशन की, जिसने लोगों का जीना इस वक्त मुहाल कर दिया है। तो इस पॉल्यूशन से जो शरीर को नुकसान हो रहा है, क्या हम इस नुकसान को किस तरह से कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कोरोना काल में देखा है, और हमने वो एक जंग लड़ी है कोरोना काल में कि उस समय पर प्रत्येक व्यक्ति एक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि रोड पर या तो पुलिस थी या पत्रकार थे, और आप लोगों ने का तो बहुत बड़ा अहम रोल था कि कोरोना काल को हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो है उत्तर प्रदेश स्टेट के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उन दोनों के नेतृत्व में कोरोना काल को संभाल लिया गया। नहीं तो हमने विश्व की महामारी थी, और अदर स्टेट में भी हमने देखा कि लोगों ने किस तरीके से वहां पर जो है, ये मान लीजिए कि सबको लगाने का भी जगह नहीं थी। और हमने अपने इंडिया में भी देखा, बहुत जल्दी से कवरेज किया, परंतु उस समय पर जैसे गाड़ियों का पॉल्यूशन नहीं था, गाड़ियां बंद थी, और उस समय पर ऑक्सीजन लेवल, और हम देख रहे थे तो अपनी छत से हम लोग देखते तो ताजमहल एकदम क्लियर दिखाई देता था, मगर आज की डेट में नहीं दिखता। उसका कारण क्या है कि ये पॉल्यूशन बंद नहीं हो सकता। पर इसका एक दूसरा उद्देश्य है कि जब से हम जन्म लेते हैं और आखिरी दम तक, जिस दिन हम इस संसार को छोड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम हैं या हम जिस दुनिया में हम आए हैं, और ये एक शरीर है, ये एक हमारा किराए का घर है, इसको हमें एक न एक दिन खाली करके जाना ही होगा, क्योंकि मृत्यु लोक में हम लोगों ने जन्म लिया है। तो इसलिए हमको अपने जीवन इस कार्यकाल में कम से कम ज्यादा नहीं तो हम 2 वृक्ष पैदा होने से लेके और मरण अवस्था तक हम 2 वृक्षों को साथ में लेके जाते हैं। परंतु यहां पर संसार में आने के बाद लोग अपने जीवन में अपने हाथों से 2 वृक्ष नहीं लगाना चाहते। मैं ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले कि मैं 5 वृक्ष लगाऊंगा अपने जीवन में या 10 वृक्ष लगाऊंगा, तो निश्चित है कि इस देश में से प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है पॉल्यूशन को शांत करने का। एक वृक्ष लगा ज्यादा से ज्यादा, इसी से पॉल्यूशन शांत हो सकता है। अच्छा एक और चीज बताइए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई तरीका है क्या? क्योंकि लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी ड्रिंक्स हो जो आयुर्वेदिक हो, जिसके जरिए लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो?
देखिए, अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि सभी लोग ज्यादातर मेडिसिन कम, जो लोग घर पे रह रहे थे और घर पे जिन लोगों ने मेडिसिन ली थी, और वो लोग निश्चित रूप से बिल्कुल सकुशल सही रहे हैं। जैसे कोई लोग काढ़ा पी रहे थे, तो कोई तुलसी के पत्ते और जो है लौंग इलायची जो भी है ले लगा के आयुर्वेदिक, और उनसे सारे लोग सही हुए। कुछ और स्पेशल टेस्ट भी है क्या जो इस वक्त पे कम से कम लोगों को कराना ही चाहिए, ताकि पता चले कि आपकी बॉडी के जी, कितने पार्ट मैं चाहूंगा कि 6 मंथ के अराउंड नेक्स्ट 6 मंथ या 1 ईयर पर सभी लोगों को एक बार जो है अपने लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। एक बार इको कराना चाहिए, वर्ष में एक बार तो कम से कम होना चाहिए कि हमारे हार्ट की गति क्या है। एक बार एक ईसीजी कराना चाहिए कि हमारे हार्ट रेट क्या चल रही है। और एक नॉर्मल टेस्ट होते हैं कि एक लिपिड प्रोफाइल, यानी हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं या बाहर के शादी पार्टियों में भी हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा हमको शुद्ध खाना नहीं मिल पाता है। तो हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो लिपिड प्रोफाइल एक 6 मंथ पे या 1 ईयर पर जरूर करा लेना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त भारत 24 के मंच पर देने के लिए। तो देखिए, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा कई विषयों को लेकर हुई है, और जो इस पूरी चर्चा में सार निकलता है वो ये कि जब हम भारत निर्माण की बात करते हैं तो पहले तो हमारी जो जड़ें हैं, उन जड़ों से हमें कनेक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये शरीर जो हमारे पास किराए का है, इस पर अहंकार करने की बजाय हम इसका ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा। दूसरा ये कि हम हमारा जो धर्म है उसको लेकर सजग हो जाएं। तीसरी बात ये कि समानता की बात होनी चाहिए।